हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टैक्स में बहुत 50% ऑलमोस्ट सिलेबस कवर किया हुआ है। ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और हम हर चीज़ बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है पीजीबीपी में सेक्शन 28। सेक्शन 28 मीन्स चार्जिंग सेक्शन। कौन सी इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स होगी। फर्स्ट पॉइंट, जो भी प्रॉफिट या गेन बिजनेस को होता है या जो भी हम प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें से हमें जो भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है वो तो चार्जेबल टू टैक्स होगा ही होगा, एज यू नो। सेकेंड पॉइंट, जो भी हम बिज़नेस में बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ भी मॉडिफिकेशंस होते हैं तो उससे जो हमें कंपनसेशन या इन अदर नेम्स कोई भी पेमेंट हमें रिसीव्ड होती है, रिसीव्ड हो गई है या वो ड्यू है, इन बोथ द केसेस वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। इट मीन्स कि जो भी हम इम्पोर्ट कराते हैं उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर वो इम्पोर्ट लाइसेंस हम लोग सेल आउट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ से जो प्रॉफिट हमें होगा तो वो भी चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। लाइक गवर्नमेंट प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट ने कई सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स निकाली हुई हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट हो सके, वो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए वो कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। लाइक जो भी हम एक्सपोर्ट कराने में जो भी हमारी कॉस्ट लगती है, प्रोसेस कॉस्ट होती है, वो हमें रिकवर हो जाती है, तो वो भी हमें चार्जेबल टू टैक्स रहेगी। थर्ड है रीबेट। इसका मतलब ये है कि जो हम इंपोर्ट कराते हैं गुड्स, उस पे हम कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी पेड करते हैं, और वो इंपोर्ट गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं एक्सपोर्ट गुड्स बनाने में, तो वो जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी हमें मिल जाती है एज अ रिबेट, एज अ ड्रॉबैक, तो वो भी चार्जेबल टू टैक्स रहेगी। फोर्थ, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। ये भी सेम वही बेनिफिट प्रोवाइड कराती है कि जो भी हम ड्यूटी पेड कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स में, और वही इंपोर्ट गुड्स एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कराने में यूज़ हो रहे हैं, तो वो जो ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम है जो हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, अगर हम उसको ट्रांसफ़र करें, उस चीज़ से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। नाउ फिफ्थ, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। सेम लास्ट की तरह ये भी सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र कराने में जो हमें प्रॉफिट होगा वो भी चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। ये भी कॉन्सेप्ट सेम वही है लास्ट की तरह, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। नाउ फोर्थ, इसमें है इन्वेंट्री कभी भी किसी भी टाइम अगर वो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रही है, तो जिस डेट में उसका कन्वर्जन हो रहा है तो उस दिन उस इन्वेंट्री की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो भी चार्जेबल टू टैक्स रहेगी। और जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, जो हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उस इन्वेंट्री की, वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रहेगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट, म्यूचुअल कंसर्न।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल कंसर्न्स। म्यूचुअल कंसर्न्स होते हैं जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जो जिसमें मेंबर्स जो हैं बहुत सारे इकट्ठा होकर कंट्रीब्यूशन करते हैं और किसी स्पेशल कॉज के लिए वर्क करते हैं। इन दैट केस अगर वो एओपी मेंबर्स को ही सर्विसेज प्रोवाइड कराती है तो जो इनकम उनको होगी मेंबर्स को तो वो टैक्सेबल रहेगी। ना सिक्स्थ पॉइंट, कोई भी बेनिफिट बिजनेस या प्रोफेशन को होता है, मनी फॉर्म में हो या मनी फॉर्म में ना हो, दोनों केसेस में वो टैक्सेबल रहेगा। अगर वो पार्टली कैश में या पार्टली काइंड में होता है तो वो भी टैक्सेबल रहेगा, और ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2023 में आया है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्म अगर इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, एनीथिंग पार्टनर्स को देती है तो वो फर्म के लिए तो एक्सपेंस होगा अंडर सेक्शन 40B, पार्टनर के लिए इनकम होगी। अगर वो अमाउंट डिसअलाउड हो जाता है फर्म में, मतलब उसको उस चीज़ की डिडक्शन नहीं मिलती, तो वो पार्टनर के लिए भी एग्जेम्प्ट होगी। इट मीन्स अगर कोई इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन का कोई भी पार्ट फर्म के लिए डिडक्शन नहीं दे रहा है, फर्म को डिडक्शन उस अमाउंट की या उस अमाउंट के किसी भी पार्ट की डिडक्शन नहीं मिल रही है, तो पार्टनर्स के लिए भी वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट, पार्टनर। इन केस पार्टनर बिजनेस ड्रॉप कर देता है, एग्रीमेंट होता है उस पार्टनर के साथ कि वो बाकी पार्टनर्स के साथ compete नहीं करेगा, या कोई नो हाउ या पेटेंट कॉपीराइट्स वगैरह शेयर नहीं करेगा, तो उसको जो फीस मिलती है कैश में या काइंड में वो चार्जेबल होती है PGBP में। अगर उसको कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट का पेटेंट उस कंपनी के पास होता है, अगर वो वही राइट ट्रांसफ़र कर देती है तो वो उसकी कैपिटल एसेट होगी, तो वो चार्जेबल होगी कैपिटल गेन में। नेक्स्ट है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मेन मतलब यही है कि जो भी कंपनी में इम्पोर्टेंट लोग होते हैं लाइक मैनेजर, डायरेक्टर, मतलब जिनके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती, अगर वो लोग नहीं होंगे तो वो कंपनी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कंपनी अपने सेफ साइड के लिए उनके लिए उनका लाइफ इंश्योरेंस करा देती है और उस इंश्योरेंस का प्रीमियम देती है। इन केस इन फ्यूचर अगर उन्हें कुछ हो जाता है, इन केस उनकी डेथ हो जाती है, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी से उन्हें पेमेंट रिसीव होगी तो वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगी अंडर PGBP। नेक्स्ट, कैपिटल एसेट नॉट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, अगर वो डिमोलिश्ड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और कंपनी उसके बदले में कुछ भी रिसीव करती है, या रिसीवेबल जो रिसीव ही नहीं हुआ, ड्यू है इन कैश और इन काइंड, वो भी चार्जेबल टू टैक्स रहेगा। लेकिन तभी अगर उस कैपिटल एसेट के पे जो भी एक्सपेंसेस हुए होंगे उनकी डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 35AD मिली होगी तभी। अगर उन कैपिटल एसेट पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उन पे डिडक्शन नहीं मिली होगी तो वो चार्जेबल टैक्स नहीं होगा। हमने सेक्शन 28 पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 115 BPG। इसमें ऑल एंड ऑल इतनी सी बात है कि जो भी कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, कार्बन क्रेडिट्स ये एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो हमें मिलता है उन कंपनीज़ को जो CO2
रिमूवल ऑफ 1 टन ऑफ CO2। अगर इसको, इस सर्टिफिकेट को हम ट्रांसफ़र करते हैं और उस ट्रांसफ़र होने से हमें जो इनकम होती है तो वो टैक्सेबल होती है एट द रेट ऑफ 10% एंड नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस विल बी अलाउड। ओके, नाउ सम सर्टेन केसेस, इम्पॉर्टेंट केसेस। फर्स्ट है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस लक्ष्मी विकास विलास बैंक लिमिटेड 1996। इसका मतलब ये है बैंक ने परचेज़ करे बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ इन, किसी पर्सन के बिहाफ पे उसने बॉन्ड्स परचेज़ करे। अब वो पर्सन जो है उसने उस बॉन्ड्स के लिए फेस वैल्यू का कुछ परसेंटेज दे दिया जिसे मार्जिन मनी कहते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है उसको एक सर्टेन टाइम के लिए बोल दिया कि हाँ मैं इस टाइम पे पेड करूँगा, बट वो पेड नहीं कर पाता। तो बैंक जो उस मार्जिन मनी को फॉरफीट कर लेती है, मतलब अपने पास रख लेती है, तो वो उसके लिए इनकम हो गई, बैंक के लिए वो इनकम हो गई, तो वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगी। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बॉन्ड का रहेगा वो वही रहेगा जो बैंक ने प्राइस एक्चुअली पेड किया है। प्राइस जो एक्चुअली पेड किया है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा। सेकेंड है यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1997 सेकेंड केस। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टेट अंडरटेकिंग, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं उन कंपनीज़ को, उन फर्म्स को जो हमारे स्टेट के लिए कुछ अच्छा करेंगी, उनके कुछ करने से हमारे स्टेट में ग्रोथ होगी, तो उन कंपनीज़ को जो वो फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, तो उस रिटर्न में जो शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड ब्रोकरेज और कमीशन, तो उन कंपनीज़ के जो शेयर्स पब्लिक ले लेती है तो उससे जो ब्रोकरेज, उसके बदले में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्रोकरेज और कमीशन रिसीव करती हैं, तो वो चार्जेबल टू टैक्स रहेंगी। बट इन सम केसेस अगर शेयर्स पब्लिक नहीं लेती तो वो कंपनीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो शेयर्स परचेज़ कर लेती हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, वो कमीशन माइनस करके होगी, वो नहीं होगी जिस पे उन्होंने परचेज़ किया है, उसमें से जो कमीशन और ब्रोकरेज वो चार्ज करते थे वो माइनस करके उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली जाएगी। थर्ड है चेन्नई प्रॉपर्टीज़ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो इसमें ये है कि कंपनी जो रन कर रही है बिज़नेस, कैसा बिज़नेस, प्रॉपर्टीज़ को लेट आउट करने का, और यही चीज़ हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि जो कंपनी है उसके MOA में उसका मेन एम यही स्पेसिफाई है कि उसका काम प्रॉपर्टी लेट आउट करना है, तो उस से जो उसको रेंटल इनकम होगी वो टैक्सेबल एज PGBP होगी, बट नॉट टैक्सेबल ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लेट आउट जो प्रॉपर्टी कर रहा है वही उसका मेन प्रोफेशन है, मेन उसका बिज़नेस है, वो, सॉरी मैंने प्रोफेशन यूज़ किया, उसका मेन बिज़नेस वही है, तो उससे जो रेंटल इनकम होगी वो टैक्सेबल एज PGBP होगी। नाउ नेक्स्ट CIT वर्सेस NDR वेयर हाउसिंग लिमिटेड। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि उसका काम बिल्डिंग या गोडाउंस वगैरह लेट आउट करना है, तो उससे जो भी उसको रेंटल इनकम होगी वो बिज़नेस इनकम कंसिडर की जाएगी। नाउ नेक्स्ट है अनिल R देव। इसमें ये है SSC है, वो एडवोकेट है।
फिर वो प्रमोट होके जज हो जाता है, ठीक है। जज बनने के बाद जो उसके ड्यूज़ हैं, मतलब उसको जो प्रोफेशनल फ़ीस एज एन एडवोकेट मिलने वाली थी, अब जब वो जज बन चुका है, उसको जो ड्यूज़ मिलेंगे तो वो नॉट टैक्सेबल एज पीजीबीपी होगा, मतलब वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगा। जब वो प्रमोट हो गया जज में, बेशक उसको उसके वो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ थे जो भी उसको रिसीव होंगे बाद में, वो टैक्सेबल एज पीजीबीपी नहीं होंगे। नेक्स्ट है CIT वर्सेस एंकर स्पिक इंडिया लिमिटेड। इसमें SSE है, उसने पब्लिक इशू किया शेयर्स, मनी रिसीव्ड किया, बैंक में डिपॉजिट कराया, इंटरेस्ट रिसीव किया, बट वो चार्जेबल तब होगा जब जिस साल में शेयर्स पब्लिक को अलॉट किए जाएंगे। जिस साल में उसको अलॉट किए जाएंगे उस साल में वो इंटरेस्ट जो रिसीव्ड कर रहा है वो चार्जेबल होगा। नाउ नेक्स्ट है श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड। इसमें है शेयर्स हमने पब्लिक इशू करे, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, बैंक में डिपॉजिट करवाया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, नॉट चार्जेबल टू टैक्स बट डिडक्ट फ्रॉम शेयर इशू एक्सपेंसेस। इसमें ये है कि जो हमें शेयर एप्लीकेशन मनी यानी कुछ परसेंटेज जो हमें रिसीव हो रहा है और हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें हो रहा है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, बट शेयर इशू एक्सपेंसेस में से उस इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थे हमारे केसेस, इम्पॉर्टेंट केसेस हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाए कि आपको शायद समझ में आ जाएंगे। फिर भी इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट 28 सेक्शन हमने पढ़ लिया, केसेस हमने रीड कर लिए। उसके बाद आता है सेक्शन 30 to 43D। ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें ऑल एंड ऑल इतना दे रखा है कि हम पीजीबीपी में जो इनकम चार्ज होती है टैक्स, वो कैसे कंप्यूट करेंगे, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। जिसमें है सेक्शन 30 टेनेंट होता है किराएदार। किराएदार जो है वो रेंट देता है, वहाँ रह रहा है, कुछ परेशानी आ गई, कहीं कुछ रिपेयर कराना है तो वो जो कॉस्ट उसकी रिपेयर में लगती है, जो टैक्सेस देगा वो, और जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम पेड करेगा, इन सब चीज़ों की उसको डिडक्शन मिलेगी। और ओनर पे क्या बर्डन आता है, करेंट रिपेयर्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, प्रीमियम। अब रिपेयर जो है 3 तरीके के होते हैं। रिपेयर 2 तरीके के होता है, करेंट रिपेयर, रिवेन्यू रिपेयर। थर्ड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेंट रिपेयर, रिवेन्यू रिपेयर, ये वो रिपेयर होते हैं कि जैसी बिल्डिंग है उसको ओरिजिनल कंडीशन में ही मेंटेन करना, इतना रिपेयर कराना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि वो एक्सपेंसेस जिससे उस जगह की वैल्यू बढ़ रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जिससे जैसे सिंगल फ्लोर का कोई घर है, हमने सेकंड फ्लोर बनवा लिया, अब सेकंड फ्लोर बन के उस घर की वैल्यू तो बढ़ेगी ना, तो दैट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट रिपेयर, रेवेन्यू रिपेयर इतना हो गया कि कहीं कुछ लीकेज हो रही है, फॉर सीलिंग टूट गई तो हमने उस चीज़ का रिपेयर करा दिया। नाउ सेक्शन 31 मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। इसमें डिडक्शन मिलेगी जो भी हम करंट रिपेयर में हमारा जो भी खर्चा हो रहा है, या प्रीमियम इंश्योरेंस कराया उसका प्रीमियम पे किया, उस चीज़ का एक्सपेंडिचर जो है उसकी डिडक्शन मिलेगी। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें भी इंक्लूड नहीं होते हैं। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे।
सेकंड पार्ट पीजीबीपी का बहुत जल्द आएगा। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आपके समझ नहीं आता तो मैसेज मी। एंड थैंक यू।